धाराएं थी राजतंत्र के खिलाफ जो जनतांत्रिक आंदोलन चल रहा था, वह जनतांत्रिक आंदोलन भी लगभग 2 भागों में बटा हुआ था। एक तरफ साम्यवादी थे, एक तरफ समाजवादी थे। और इन सारे लोगों की जड़ें हम तो ये कहेंगे कि बनारस और इलाहाबाद, उसका एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। उसमें खास करके बनारस बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। हमारे यहाँ घासी टोला मोहल्ला है, आज की तारीख में भी एक बनारस की खूबी है कि बनारस में तमाम ऐसे मोहल्ले हैं कि आप वहाँ घुस जाएँगे तो पता चलेगा कि आप उसी देश में घुस गए। तो उसी तरीके से हमारे यहाँ ये घासी टोला मोहल्ला है, उसमें उनके विद्यालय, उनके प्रेस, उनकी लाइब्रेरी, उनका सब कुछ था। तो बनारस से तो इन लोगों का पूरा साहित्य यहाँ से सप्लाई होता था और यहाँ से पूरे नेतृत्व की ट्रेनिंग हुआ करती थी। हमको याद है हमारे यहाँ रुस्तम सैकिंग जी के ये लोग शिष्य हुआ करते थे, मदन मोहन भंडारी, मनमोहन अधिकारी और ऐसे सारे लोग। तो लेफ्ट के भी और समाजवादियों में तो बीपी कोइराला का तो पूरा परिवार हमारे यही में ये बगल में रहता था। तो और इतना ही नहीं, साहित्यकारों की भी एक महती भूमिका रही है। आपको याद होगा फणीश्वरनाथ रेणु का अधिकांश समय नेपाल में ही बीतता था और वहीं उनकी गिरफ्तारी होती थी और वहीं से उनके साहित्य का सृजन भी होता था। तो ऐसी हालत में उस समय भी और आज की तारीख में भी इतना ही नहीं, हिंदुस्तान में भी, भारत में भी जब समाजवादियों पर संकट आता था, इनकी गिरफ्तारी की स्थिति बनती थी, तो ये लोग भाग करके नेपाल चले जाया करते थे। लेकिन नेपाल के जनतांत्रिक आंदोलन में भारत के समाजवादियों का केवल वहां के सैद्धांतिक विकास में ही नहीं, सांगठनिक निर्माण में, ये साहित्य उनको भेजने में और उनके सारे पर्चे, सारे पैम्फलेट हमारे सामने ये छपा करते थे। घासी टोला से पूरा उनका प्रेस हुआ करता था क्योंकि सबसे सुरक्षित माहौल था और यहाँ बिल्कुल घर जैसा माहौल था। हम लोग अंतर ही नहीं कर पाते थे कि ये लोग नेपाल के हैं या हमारे बनारस के हैं। तमाम हमारे विद्यार्थी साथी हमारे साथ पढ़ा करते थे। अब जब प्रदीप गिरी है, ये प्रदीप गिरी का तो एक तरीके से ये पूरा घर ही हुआ करता था हमारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अपना क्षेत्र में। उस समय के यहाँ पर जितने भी समाजवादी नेता हैं, सब हम लोग प्रदीप गिरी को अपना ही मानते थे। अपना नहीं, उनके सामने तो हम लोग प्रस्ताव रखे थे कि आप यहाँ छात्र चुनाव लड़िए। तो इस तरीके से भारत के जितने भी समाजवादी थे, वहां के जितने भी समाजवाद के अपना पोषक लोग थे, वहां उसके जनतंत्र के पोषक लोग थे, वो थे। हाँ, एक दिक्कत आज की तारीख में भी जो हो रही है, जो डेविएशन समाजवाद का जिस तरीके से अपने हिंदुस्तान में हुआ, भारत में हुआ है, उसकी भी छाया कहीं न कहीं से। अभी जैसे शर्मा जी कह रहे थे कि नीतीश भी इन लोगों के आइकॉन एक समय हुआ करते थे और आज की तारीख में भी नीतीश समाजवादी नहीं है, ऐसा तो हम नहीं कर सकते। लेकिन नीतीश की जो प्रक्रिया है, शायद उसी को फॉलो कर रहे हैं अपना बीपी कोइराला जैसा क्रांतिकारी आदमी, जनतांत्रिक आदमी। और अगर उसके परिवार से आज वहां उठ करके आ रहा है, उसको हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें तो बहुत गंभीर चुनौती है, आज की तारीख में भी गंभीर चुनौती है। जिस तरीके से वामपंथी आंदोलन, साम्यवादी दल वहां पर आधिपत्य स्थापित किए हैं, अगर वो समाजवादी लोग भी साथ मिल करके चलते तो हमको लगता था कि वहां जो जनतांत्रिक, लोकतांत्रिक समाजवाद की ज्यादा पृष्ठभूमि बन सकती थी। लेकिन दिक्कत होती कम्युनिस्टों के साथ भी दिक्कत है कि वो लोग बस एक ही तरफ अपना बढ़े चलते हैं और अपना, जिसका परिणाम होता है कि वामपंथी दल भी, कम्युनिस्ट पार्टियां भी तमाम खंड दर खंड वहां भी हो रही है और भारत में तो हो ही रही है। तो लेकिन इनके ऊपर जिस तरीके से हमले होते हैं, ये राजतंत्र के हमले हैं और खास करके कारपोरेट के हमले हैं, और शायद वहां का यह जो विखंडन है, जो बिखराव है, वही कारण है कि भारत में भी जो स्थितियां परिस्थितियां बनी है, वहां की स्थितियां परिस्थितियां बनी है। तो भारत नेपाल के संबंधों में भी यह जो इस बीच एक तनाव की स्थिति आई है, तो उसके पीछे हमको लगता है यही कारण है कि वहां पर भी समाजवादी आंदोलन थोड़ा डेविएट हुआ है और यहाँ पर भी जो ये समाजवादी विरोधी लोग हैं, उनकी गतिविधियां बढ़ी हैं। तो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से वहां पर भी और यहाँ पर भी दोनों जगह के समाजवादियों को सोचना पड़ेगा कि हम कैसे जनतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कर सकते हैं, हम कैसे अपने संविधान की रक्षा कर सकते हैं, हम कैसे धर्मनिरपेक्षता की रक्षा कर सकते हैं और क्षणिक भावनाओं में बह करके और ऐसे किसी प्रक्रिया को हम वो प्रश्न न दे तो बेहतर होगा। जी सर। अभी डॉक्टर आनंद प्रकाश जी का मैंने सुना कि एक
एक बड़ी चैलेंज क्या है, आइडियोलॉजिकल चैलेंज समाजवादियों का क्या है, अगर हिंदुस्तान में देखा जाए, नेपाल में देखा जाए, कि डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि हम हार्डलाइनर कम्युनिस्ट के साथ समाजवादी कितना नहीं बन सकती है, कि उनकी दिमाग में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म नहीं है, उनके दिमाग में प्रोलेटेरिएट सिस्टम है। इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या है कि नेपाल के संदर्भ में आप देखा जाए तो नेपाली कांग्रेस को सेंटर टू लेफ्ट के लीडर नेपाली कांग्रेस होना चाहिए था, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि नेपाली कांग्रेस सेंटर टू लेफ्ट में कम्युनिस्टों के पीछे चल रहा है। इसका फायदा सेंटर टू राइट में जो है ना, हिंदू राज्य की मांग करने वाले, राजा को वापस करने वाले लोगों के बीच में पोलराइजेशन हो रहा है। जैसा कि हिंदुस्तान में भी कम्युनिस्टों ने, जैसा कि एक मनमोहन सिंह की सरकार को कम्युनिस्टों ने गिरा दिया, उसके बाद एक तरह से समाजवादियों का एक पोलराइजेशन बिगड़ गया। अगर नहीं तो ऐसा था कि समाजवादियों का एक तरह का धार बन रहा था, वहां पर भी ये समाजवादियों का एक तरह से आइडियोलॉजिकल क्रैश हो रहा है, यहां पर भी वही हालत है। इसीलिए समाजवादियों को ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं एक बात आपसे कहूंगा कि नेपाल में हमने 2063 के जन आंदोलन के बाद हमारे जो सुधार है समाज में, जैसा कि महिलाओं को अधिकार देना, इथनिक्स लोगों को अधिकार देना और सभी वर्गों को रिप्रेजेंट करना, ये कंपैरेटिवली हिंदुस्तान की तुलना में कुछ काम हम अच्छे कर रहे हैं। फिर भी ये कंप्लीट नहीं है, जैसा कि राजनीतिक अधिकारों के बारे में। लेकिन अभी भी ये बहस चल रहा है लोकतंत्र के बारे में। लोग कहते हैं कि लोकतंत्र, अभी भी कहते हैं सब लोग कि लोकतंत्र खतरे में है। मुझे अभी वैसा तो नहीं लगता कि लोक